नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। दोस्तों, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें हिंदुत्व, शिक्षा का भगवाकरण, मॉब लिंचिंग, टोटोरियन, तानाशाही जैसे शब्दों का भर-भर के इस्तेमाल किया गया था और इसी आर्टिकल में एक रिपोर्ट का जिक्र था जिसका नाम है पीरपुर रिपोर्ट। उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। मैंने सोचा कि आखिर ये पीरपुर रिपोर्ट है क्या, और जब मैंने गूगल पर पीरपुर रिपोर्ट सर्च किया तो भाई साहब, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हूबहू पीरपुर रिपोर्ट में यही सारे शब्द लिखे हुए थे। मॉब लिंचिंग, सेप्रोनाइजेशन, हिंदुत्व यानी हिंदुत्व का भगवाकरण, शिक्षा का भगवाकरण और इतिहास से छेड़छाड़ जैसे सारे के सारे शब्द 1938 के इस पीरपुर रिपोर्ट में छपी हुई थी। और जब मैंने पीरपुर रिपोर्ट के बारे में इंटरनेट पर और ज्यादा खंगाला और ज्यादा सर्च किया कि आखिर पीरपुर रिपोर्ट है क्या, तो पता चलता है कि 1937 में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, ब्रिटिश शासन का गुलाम था, उस दौरान देश में एक चुनाव हुआ था जिसे प्रोविंशियल इलेक्शन कहा जाता है। बता दें कि उस वक्त इस देश में 5 प्रांत थे और पांचों प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इन्हीं सारे प्रांतों में से एक प्रांत था यूनाइटेड प्रोविंस है, जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है चुनाव नतीजे के बाद। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया और मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार गई और कांग्रेस की जीत हुई, तो मुस्लिम लीग का जो भ्रम था कि वो मुसलमानों की अकेली आवाज है, वो भ्रम भी टूट गया। क्योंकि चुनाव के पहले मुस्लिम लीग ये मानती थी, मुस्लिम लीग के नेता ये मानते थे कि ज्यादातर मुसलमान कांग्रेस को अपना लीडर नहीं मानते हैं। हुआ यूं कि जो सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, वहां की भी ज्यादातर सीटें मुस्लिम लीग हार गई और लोकल मुस्लिम पार्टियां उन आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की। 1937 चुनाव के बाद मुस्लिम लीग राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हो चुकी थी। उन्हें सरकार में शामिल करने के लिए उनके सामने कांग्रेस ने शर्त रखी कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, लेकिन जिन्ना नहीं मानी। इस चुनाव के बाद लखनऊ में जिन्ना ने एक शब्द कहा, ध्यान दीजिएगा कि इस चुनाव के कुछ दिनों बाद लखनऊ में जिन्ना ने एक शब्द कहा और कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, वरना हम चुनाव जीत जाते। यहां पर गौर करना कि 1938 में जिन्ना क्या कह रहा है, चुनाव में धांधली हुई वरना हम चुनाव जीत जाते। और अब यानी 2025 में राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, वोट चोरी हो रही है, मतलब वगैरह वगैरह की बातें। उसके बाद जिस तरह आजकल के कुछ दल्ले पत्रकार, कांग्रेस के चमचे, कांग्रेस की तरफ से फंडेड पत्रकार इस तरह के प्रोपोगेंडा को चलाते हैं, इस प्रोपेगेंडा को भर भर के प्रमोट कर रहे हैं। ठीक उस वक्त भी नवाब ऑफ पीरपुर, नवाब ऑफ महमूदाबाद और जिन्ना, यह सब मिलकर एक प्रोपोगेंडा चला रहे थे। और उस प्रोपोगेंडा में क्या चलाया जा रहा था, उसे जानने के लिए चलिए चलिए आपको पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 16 पर ले चलते हैं। अब आप ध्यान ध्यान से सुनिएगा इसे। पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 16 कहती है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उन्हें गौ हत्या के नाम पर सताया जा रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि मुसलमानों के घरों में गौ मांस मिलने के कारण हिंदुओं ने उन्हें मार डाला। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो बात पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 16 में लिखा था, ठीक वही चीज, ठीक इसी तरह का माहौल देश में 2014 के बाद से तैयार किया जा रहा था कि गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। कुल मिलाकर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में मुसलमानों को लेकर तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था कि बीजेपी राज में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, वगैरह वगैरह की बातें। चलिए अब आपको सीधे पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 18 पर ले चलते हैं। वहां पर एक शब्द है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस है। यहां पर गौर करिएगा कि 1938 में जिस बहाने इंटॉलरेंस की बात कही जा रही थी, 2014-15 में इंटॉलरेंस खूब चर्चाओं में रहा, जिसका रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। चलिए अब आपको पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 38 पर ले चलते हैं। इस रिपोर्ट की पेज नंबर 38 कहती है कि महात्मा गांधी वर्धा सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन इस देश में लागू कर रहे हैं और यह सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, यानी शिक्षा का भगवाकरण है। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या था, क्योंकि इसको जानने के बाद आप आसानी से ये समझ पाएंगे। होता यूं है कि बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करती है
जिसका काम था भारत में बेसिक शिक्षा के लिए नीति बनाना। 1938 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत बेसिक शिक्षा को लेकर कुछ जरूरी नियम बनाए गए। मसलन 7 से 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा आदि। कमेटी ने जो भी रिपोर्ट पेश की उसे बहुत ही आसानी से कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन उसे नाम दिया। और इसी स्कीम के तहत एक और स्कीम जुड़ी हुई थी, विद्या मंदिर स्कीम, जिसके तहत छोटे छोटे कस्बों में कम खर्च वाले स्कूल खोले जाने थे और शिक्षा का माध्यम मूल भाषा जैसे हिंदी, उर्दू आदि होना था। पहली दिक्कत इन स्कूलों के नाम से खड़ी हुई। स्कूल के नाम में मंदिर जुड़े होने के चलते मुस्लिम लीग ने इसका भरपूर विरोध किया। बात फैली कि कांग्रेस मुसलमानों की संस्कृति को नष्ट कर देना चाहती है। कुछ मुसलमान परिवारों ने तो अपने बच्चों को स्कूल जाने से ही मना कर दिया, स्कूल भेजने से ही मना कर दिया। इस समस्या का हल निकला कि कुछ स्कूलों का नाम उर्दू विद्या मंदिर रखा जाने लगा। तब भी विरोध ज्यों का त्यों बना रहा। फिर भी दूसरी समस्या ये भी थी कि स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाना है। इसको लेकर कुछ मुस्लिम हलकों से विरोध उठ रहा था। मुस्लिम लीग ने उसे खूब उछाला। इसे आसान शब्दों में कहें तो वंदे मातरम गीत को लेकर 1938 में जो रवैया मुस्लिम लीग का था, ठीक उसी से मिलता जुलता आज के समय में कांग्रेस के कुछ नेताओं का है। आसान शब्दों में कहें तो उस समय मुसलमानों का कहना था कि देखिए, हमारे बच्चे को शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है। और जो मुसलमानों के जो हीरोज हैं जैसे कि गजनी, गौरी, इनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो यह महात्मा गांधी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। यहाँ पर गौर करिएगा, क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, यानी शिक्षा का भगवाकरण है, जो कि हम नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात है कि भाई, जो चीज 1938 में हुआ, ठीक वही चीज 2014-15 में कैसे हो रहा है? इसका मतलब क्या है? तो भाई, इसका मतलब एक लाइन में समझाऊं तो भारत में कुछ तो गड़बड़ है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो महात्मा गांधी हैं, वह अपनी अहिंसा और सत्य की वजह से मुसलमानों का और खास करके मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जबकि इस्लाम में अहिंसा वगैरह की जो बातें हैं वो हराम है। अहिंसा वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में तो जिहाद, शहादत, इन सब चीजों का महत्व है। कुल मिलाकर 1938 का और आज की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, जैसा कि मुझे लग रहा है, सब कुछ हूबहू मोटा-मोटी मिलता-जुलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 85 साल बाद भी कुछ नया करने की स्थिति में नहीं है। वही मुसलमानों पर अत्याचार, वही शिक्षा का भगवाकरण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसी पीरपुर रिपोर्ट में 1938 में जो चुनाव चुनाव परिणाम आया था, उसको लेकर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टोटलिटेरियन रेजिम, यानी सर्वाधिकारवादी शासन, या ये कह सकते हैं कि तानाशाही शासन। मतलब 1938 के चुनाव के परिणाम को लेकर मुस्लिम लीग का मानना था कि नेहरू और गांधी का टेटोलियन रेजिम है। मतलब जो शब्द उस समय नेहरू और गांधी के लिए मुस्लिम लीग ने इस्तेमाल किया था, ठीक वही शब्द हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि मोदी तानाशाह है, तानाशाही नहीं चलेगी। अब यहाँ पर गौर करिएगा, क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1938 में पीरपुर रिपोर्ट आती है और 1947 में, यानी इस रिपोर्ट के आने के 9 साल बाद, देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो जाता है और आज बिल्कुल वही सिचुएशन है। उसी तरह का माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है। नवाब आप पीरपुर, नवाब आप महमूदाबाद, जिन्ना यह जो कर रहे थे उस वक्त, आज की तारीख में हूबहू कांग्रेस के कुछ नेता, जमात इस्लामी वगैरह भी वही बातें कर रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं। उस वक्त भी प्रोपोगेंडा था और आज भी वही प्रोपोगेंडा है, जबकि सच्चाई जो है वो इन प्रोपोगेंडा से कोसों दूर है। मगर फिर भी मुसलमानों को वोट बैंक के लिए किस तरह से बरगलाया जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं वगैरह वगैरह की बातें, जबकि ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि भारत में मुसलमानों पर अगर इतना ही अत्याचार हो रहा है तो उनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है भाई? जिस वक्त देश आजाद हुआ था, हिंदुस्तान में उस वक्त सिर्फ 6% मुसलमान थे, सिर्फ 6%, और वो आज बढ़ते बढ़ते 20% के आसपास आ गए हैं। और वहीं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो आजादी के समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 15 से 20% थी, लेकिन आज के समय में क्या हुआ? 2% हिंदू भी नहीं बचे हैं, 2% हिंदू बचे नहीं हैं। जबकि आज के समय में
ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2018 के बाद में भारत में मुसलमानों की संख्या 20% के आसपास आ गई है। अब भाई एक ऐसा अत्याचार है कि जिस पर अत्याचार हो रहा है उसकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और जो भैया अत्याचार कर रहा है उसकी जनसंख्या घट रही है। यहाँ पर हिंदू, ये बात हिंदुओं को सुनकर हैरानी होगी कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इनमें से 12 राज्यों में, जी हाँ, 12 राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। यानी किसी भी दूसरे धर्म के लोगों से उनकी आबादी ज्यादा है। भारत के 12 राज्यों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। अब ऐसे में भाई मुसलमानों को कौन सता सकता है? जब भी अल्पसंख्यकों की बात आती है तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन क्लिक करता है? तो इसका सीधा सा जवाब है मुसलमान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में यही चीज भरी गई है कि मुसलमान तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी भारत में अगर किसी की है तो मुसलमान है। भाई हिंदुओं के बाद जिसकी आबादी सबसे बड़ी है वह अल्पसंख्यक कैसे हो गया? वह अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? अल्पसंख्यक तो पारसी हैं, अल्पसंख्यक तो जैन है, मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो गए? भैया किस चश्मे से देख रहे हो यार? देश में कौन मुसलमानों को सता रहा है? फिलहाल तो आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ भी देश में चल रहा है, क्या ये एक नए बंटवारे की बीज बोई जा रही है? और आज जो जमात इस्लामी और हुमायूं कबीर और सलमान खुर्शीद और इस तरह के लोग जो कांग्रेसी कुछ नेता कह रहे हैं, क्या हूबहू 1938 में महाराजा आप पीरपुर ने जो लिखा था अपनी रिपोर्ट में, क्या वो वही मतलब उससे मेल नहीं खा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।